आ, कल बच्चे अपन ने बात की थी, शायद कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स तक बात कर ली थी ना। सो कनेक्टिव टिश्यू में हमने अभी तक समझा कि कनेक्टिव टिश्यू के जब हम कंपोनेंट्स देखते हैं तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर चीजें कितनी होंगी? तीन। पहला क्या? सेल। सेल में पहली सेल का नाम क्या था? फाइब्रोब्लास्ट। पहली सेल का नाम क्या था? फाइब्रोब्लास्ट। एनसीईआरटी वाले डायग्राम में कौन से रंग की थी? ग्रीन। कैसे कलर की है? लगभग ग्रीन जैसे कलर की है। सेल का नाम क्या है? फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट ने क्या बनाया? फाइबर। फाइब्रोब्लास्ट क्या बनाती है? फाइबर। और क्या बनाती है? मैट्रिक्स। तो फाइबर और मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करना काम किसका होता है बेटा? जो है फाइब्रोब्लास्ट का काम। फाइब्रोब्लास्ट के बाद फिर आपने कहा कि अगली सेल आपके पास आती है मैक्रोफेज। मैक्रोफेज का काम क्या था? फैगोसाइटोसिस। जो भी पैथोजन होगा, सेल डेब्रिस होगा, तो इस पैथोजन और सेल डेब्रिस का फैगोसाइटोसिस करना किसका काम था? मैक्रोफेज का। मैक्रोफेज के बाद अगली सेल आपके पास आई मास्ट सेल। मास्ट सेल ने तीन सब्सटेंस सेक्रीट करी। कौन कौन सी? हेपेरिन, हिस्टामीन, सेरोटोनिन। हिस्टामीन इसमें से वैसोडाइलेटर था, सेरोटोनिन वैसोकंस्ट्रिक्टर है, और हेपेरिन एंटीकोएगुलेंट। तो ये तीनों चीजें सेक्रीट की थी। फिर अपन ने कहा कि यहाँ पे और पाई जाती है एडिपोसाइट। एडिपोसाइट का काम क्या था? स्टोरेज ऑफ फैट। और कौन सी पाई जा रही थी? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का काम था प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। फिर अपन ने कहा था कि कुछ डब्ल्यूबीसी भी यहाँ डायग्राम में दिखाई है, जैसे कि यूसिनोफिल दिखाई गई है और न्यूट्रोफिल यहाँ पर दिखाई। फिर हमने कहा कि फाइबर्स पाए जाते हैं जो कि तीन टाइप के। तीन टाइप के फाइबर कौन कौन से हैं? तो अपन ने कहा पहला कोलेजन, दूसरा इलास्टिक और तीसरा रेटिकुलर। फाइबर्स के बाद फिर हमने कहा कि फाइबर्स के बारे में एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है कि ये जो फाइबर्स हैं दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू। तो टिश्यू को क्या क्या प्रोवाइड किया? स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना काम किसका है? फाइबर्स का काम। अब ये जो फाइबर्स हैं उनके बारे में एक बात ध्यान रखेंगे कि फाइबर्स आर एब्सेंट इन ब्लड। फाइबर्स एब्सेंट कहाँ है? तो अपन ने कहा कि फाइबर्स एब्सेंट होते हैं ब्लड। बेटा देखिए, न केवल ब्लड में बल्कि साथ ही लिम्फ के अंदर भी ये फाइबर्स एब्सेंट। अब फाइबर्स के बारे में बात हो गई। फाइबर्स के बाद अगला कंपोनेंट अपना क्या आ जाता है? ग्राउंड मैट्रिक्स। तो तीसरा पार्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा? ग्राउंड सब्सटेंस कहें, ग्राउंड मैट्रिक्स आप कहें, इंटरसेलुलर सब्सटेंस आप इसको नाम दे दें। तो ये ग्राउंड सब्सटेंस या ग्राउंड मैट्रिक्स या इंटरसेलुलर सब्सटेंस तीसरी चीज आती है। ग्राउंड सब्सटेंस वो मैट्रिक्स है या वो मटेरियल है जिसके अंदर सारे सेल्स और फाइबर्स मौजूद। ठीक, इस डायग्राम को आप देखो, कुछ हम कंपेयर करते हैं कि क्या है। हमने जेली खाई होती है कभी ना कभी, जेली खाई है। ठीक, तो जो जेली है, जैसे मान लेते हैं जेली अपने को बनानी है, तो जेली बनाते किससे है? कस्टर्ड पाउडर आता है, कस्टर्ड पाउडर से बनती है जेली। कस्टर्ड पाउडर को अगर पानी में डाल करके अगर बॉईल करें तो वो क्या होता है? जेली जैसी फॉर्म में आ जाता है। तो हमने क्या किया? कस्टर्ड पाउडर को पानी में डाला, बॉईल किया, बॉईल करके वो लगभग ट्रांसल्यूसेंट जैसा हो गया। जब ट्रांसल्यूसेंट जैसा हुआ तो हमने क्या किया? उसे एक प्लेट के अंदर डाला। तो वो जो जेली है वो तो अपना हो गया ग्राउंड मैट्रिक्स। अब हमने क्या किया? इसे डेकोरेट करने के लिए हमने इसके अंदर कुछ, जैसे मान लो चॉकलेट वगैरह हो, जैसे किटकैट। ठीक, किटकैट लंबी लंबी सी आती, तो किटकैट है। तो कुछ हमने क्या किया? इसके अंदर किटकैट थोड़ी थोड़ी इधर उधर की तरफ डाल, और कुछ किटकैट में क्या किया कि एक स्टिक ऐसे रखी, दूसरी ऐसे रखी, तीसरी यहाँ पे ऐसे मिला के रखी। तो वो क्या है? यहाँ पे ब्रांचिंग भी दिखा रही है। जो किटकैट सीधे सीधे हमने डाल दी वो कोलेजन फाइबर हो गई, जो हमने ब्रांचिंग में डाल दिया वो कौन सा? इलास्टिक या रेटिकुलर फाइबर हो गया। फिर हमने क्या किया? इसे और अच्छे से डेकोरेट करना था, तो हमने कुछ कैडबरी जेम्स ली, कुछ हमने कैडबरी जेम्स यहाँ फैला दी। तो वो जो टॉफी है वो क्या हो गई? सेल। हमें लगा कि नहीं यार, अभी तो एक जैसी है, भले ही कलर अलग अलग। तो हम क्या, हम बाजार गए, जाके हम कुछ एक्लियर्स ले आए, एक्लियर्स हमने डाल दी। आपको याद होगा कि एक जेलीमल्स भी एक टॉफी आती है ना, जेली जैसी आती है, एनिमल जैसे शेप में होती है। वो हमने कुछ ला करके इसके अंदर डाल दी।
तो ये अलग अलग टाइप की सेल हो गई। वो जो टॉफी है, किटकैट है, जेम्स है, ये सारी चीजें है किसकी? जेली में। तो वो जो जेली है वो क्या है? ग्राउंड सब्सटेंस। तो ग्राउंड सब्सटेंस वो चीज है जिसके अंदर ये पूरा टिश्यू मौजूद होता है। अब ध्यान दें, ये जो ग्राउंड सब्सटेंस है इसका चिपचिपा होना जरूरी है। अगर ये चिपचिपा नहीं होगा तो बेटा ये फाइबर्स और सेल्स को होल्ड कैसे करेगा? फाइबर और सेल फिर तो क्या होगा, इधर उधर भाग जाएंगे ना। मान लो अगर तुमने इतनी ही किटकैट, जेम्स और टॉफी वगैरह सारी चीजें तुमने एक प्लेट में रखी होगी, तुम प्लेट को लेके जरा सा इधर करते, सारी चीजें एक तरफ इकट्ठी, तो टिश्यू तो बिगड़ गया ना। वही जेली में रखा, तो जेली जैसे जैसे सूखेगी वो क्या करेगी? टॉफी वगैरह को अपने से चिपका लेगी। फिर तुम इधर उधर करोगे भी तो उसके बावजूद क्या होगा? सारी चीजें अपनी जगह पे बनी रहेंगी। तो यहाँ पे हमने कहा चिपचिपा होना चाहिए। तो जो ग्राउंड सब्सटेंस है, इट इज मेड अप ऑफ मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड। बना किसका होता है बेटा? मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड का बना होता है। और पॉलीसेकेराइड क्या हम जानते हैं कि पॉलीसेकेराइड क्या है? मैं हालांकि क्लास में आपको बता चुका हूं क्या होता है पॉलीसेकेराइड। तो देखिए, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या है? मोनोसेकेराइड, एक मोनोमर है। ग्लूकोज जैसे कई सारे मॉलिक्यूल्स जब अगर मिल जाएंगे तो मिलकर के क्या बना देंगे? पॉलीसेकेराइड। तो हमने कहा कि पॉलीसेकेराइड है, पर क्या ये सिंपल पॉलीसेकेराइड है? नहीं। क्या है? मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड। ठीक। ये जो मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड है ये एक्चुअली क्या होता है? म्यूकोपॉलीसेकेराइड है। तो मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड एक्चुअली यहां कौन होते हैं? म्यूकोपॉलीसेकेराइड होते हैं। और म्यूकोपॉलीसेकेराइड मैंने आपको बता चुका हूं कि ये चिपचिपे होते हैं। तो चिपचिपे से म्यूकोपॉलीसेकेराइड यहां पर मौजूद होते हैं। और जो ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड यहां पर है, इसमें मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल होता है आपका हाइलुरोनिक एसिड। मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल क्या है? हाइलुरोनिक एसिड। ये जो हाइलुरोनिक एसिड है इसको बच्चे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल सीमेंट। इसे क्या कहा जाता है? बायोलॉजिकल सीमेंट कहा जाता है। यानी कि सीमेंट का काम क्या होता है? ईंटों को जोड़ना। वैसे ही बायोलॉजिकली चीजों को जोड़ना, आपस में चिपकाना, काम किसका होता है? हाइलुरोनिक एसिड का। ठीक। जैसे कि मान लो ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त, इन्होंने कहा कि अब हमारी दोस्ती हमेशा जीवन भर के लिए अमर हो जानी चाहिए। तो इसने क्या किया? अपने राइट हाथ पे यहां फेविकोल लगाया। ठीक। इसने अपने लेफ्ट हाथ पे फेविकोल लगाया और दोनों साथ साथ चिपक के खड़े हो गए। ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि फेविकोल का जो जोड़ है वो तो हाथी के तोड़े भी नहीं टूटता है। फेविकोल का एड तो ये बताता है ना। उसके बाद क्या हुआ कि दोनों परमानेंट चिपक गए। ठीक। अब जब परमानेंट चिपके तो इनके बीच में सीमेंट कौन था? फेविकोल। सीमेंट कौन है? फेविकोल। वैसे ही हाइलुरोनिक एसिड क्या है? बायोलॉजिकल सीमेंट है। ये दोनों को जोड़ करके रखता है। तो जोड़ करके रखना काम किसका है? हाइलुरोनिक एसिड का। ध्यान देना, हाइलुरोनिक एसिड एक मॉलिक्यूल का नाम है। किसका नाम है? मॉलिक्यूल का। जबकि म्यूकोपॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल की कैटेगरी है। म्यूकोपॉलीसेकेराइड क्या है? कैटेगरी। जैसे कि जब अगर बात आती है फर्नीचर अडहेसिव, अगर हम कहें तो अडहेसिव का मतलब क्या हुआ? कैटेगरी हुई ना। भाई ऐसा थोड़ी कि अकेला फेविकोल ही आता है। फेविकोल के अलावा दूसरे भी प्रोडक्ट आते हैं। ये बात अलग है कि फेविकोल का नाम थोड़ा ज्यादा फेमस हो गया तो अपने कॉमनली याद रहता है, बाकी अपने को उतने याद नहीं रहते। तो ऐसे ही हाइलुरोनिक एसिड क्या है? ये फेविकोल ब्रांड का नाम है। ठीक। म्यूकोपॉलीसेकेराइड ये किसका नाम है? अडेसिव का नाम। ऐसे और भी मॉलिक्यूल जैसे आपको याद हो। तो कल हमने कहा था कि जो नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है यानी कि हेपेरिन, वो भी क्या है? म्यूकोपॉलीसेकेराइड है। वो भी क्या है? म्यूकोपॉलीसेकेराइड। पर वो हाइलुरोनिक एसिड नहीं है। उस मॉलिक्यूल का नाम अलग है, इस मॉलिक्यूल का नाम अलग है। तो हमने कहा कि ये जो ग्राउंड सब्सटेंस है किसका बना होगा? सेक्रीट कौन करता है? ग्राउंड सब्सटेंस बनाएगा कौन? तो दिस ग्राउंड सब्सटेंस इज सेक्रीटेड बाय, बताओ कौन सी सेल सेक्रीट कर रही थी? फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट के अलावा कुछ अमाउंट सेक्रीट करती है मास्ट सेल। तो कुछ अमाउंट में सेक्रीट कौन की कर रहा है? मास्ट सेल।
और ज्यादातर अमाउंट में ज्यादातर सेक्रेशन कौन कर रहा होता है? फाइब्रोब्लास्ट। तो बस इतनी बात अपने को याद रख देनी है किसके बारे में? ग्राउंड सब्सटेंस। देखो अब तुम्हें कंफ्यूज कहां किया जा सकता है? फाइबर्स किसके बने थे? प्रोटीन के। ग्राउंड सब्सटेंस किसका बना है? मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड। हो सकता है कि मैं स्टेटमेंट दूं और दोनों जगह पे इस चीज को बदल दूं। मैं कहूं फाइबर्स मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड के बने होते हैं और ग्राउंड सब्सटेंस प्रोटीन का बना होता है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत। तो अपने को याद रखना है ग्राउंड सब्सटेंस किसका? मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड का। और जबकि फाइबर्स किसके बने हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। अब देखिए बच्चे, ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, बात आती है कि इसकी स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें हैं, वो तो हमने एनसीईआरटी के डायग्राम से समझ लिया। अब हमें समझना है कि कनेक्टिव टिश्यू के टाइप कितने होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होता कितने प्रकार का है। तो कनेक्टिव टिश्यू के टाइप होते हैं बच्चे तीन। कितने टाइप का होता है? तीन टाइप का होता है कनेक्टिव टिश्यू। पहला कहा जाता है लूज कनेक्टिव टिश्यू। पहले को आप क्या बोलते हैं? लूज कनेक्टिव टिश्यू उसे कहा जाता है जिसमें सेल्स और फाइबर एक दूसरे से दूर दूर, सेल्स और फाइबर एक दूसरे से क्या हो? दूर दूर। ठीक। जैसे कि मान लो ये बालक गया कपड़े लेने, ठीक, इसको टी शर्ट मान लो एम साइज की आती थी, ये अपने लिए टी शर्ट ले आए एक्सएल साइज की। ठीक। जब एक्सएल साइज की टी शर्ट ले आएगा तो इसके शरीर से टी शर्ट क्या रहेगी? दूर है ना। तो टी शर्ट इसको लूज है कि टाइट है? लूज है ना। तो लूज में हमने क्या कहा कि सेल्स और फाइबर के बीच में क्या होना चाहिए? स्पेस, गैप हो, दूर दूर हो। तो आप क्या कहेंगे? लूज कहेंगे। अब वहीं पर दूसरा आता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अगला कौन सा आया? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स और सेल्स एक दूसरे के क्या होंगे? पास पास में होंगे। तो फाइबर और सेल क्या होंगे? एक दूसरे के पास पास। ठीक। जैसे मान लो ये हमारा टोपी वाला पालक, क्या हुआ? ये गया दुकान पे, इसको भी मान लो साहब एम साइज की जो है टी शर्ट आती थी, पर इसको किसी ने कह दिया था कि तुम्हारी फिटनेस आजकल बहुत अच्छी है, तो इसने क्या अपनी फिटनेस दिखाने के लिए ये जो है दुकान से एस साइज की टी शर्ट लेकर आया। कौन सी लाया? एस साइज वाली। अब एस साइज वाली लाएगा तो एकदम चिपकी होगी ना। तो जब अगर फाइबर्स और सेल्स एक दूसरे के पास पास हो तो क्या कहोगे? डेंस। फाइबर और सेल एक दूसरे से दूर दूर तो क्या कहा? लूज। पास पास तो क्या कहेंगे? डेंस। तीसरा टाइप आता है स्पेशलाइज्ड। स्पेशलाइज्ड का मतलब हुआ कि अगर ये कनेक्टिव टिश्यू कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है और उस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए इसकी स्ट्रक्चर स्पेशलाइज्ड है तो हम इसे क्या कहेंगे? स्पेशलाइज्ड कहेंगे। आपको फिर से लाइन पे ध्यान देना है कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल वेरी अकॉर्डिंग टू फंक्शन। अगर इस कनेक्टिव टिश्यू ने डिसाइड किया है कि मैं कोई एक पर्टिकुलर काम करूंगा, ठीक, तो उस पर्टिकुलर काम के हिसाब से उसको क्या करना है? अपनी स्ट्रक्चर भी बदलनी पड़ेगी। ठीक। जैसे मान लो इस बालक ने डिसाइड किया कि मैं तो साउथ इंडिया की मूवी में जाके विलेन बनूंगा। ठीक। तो अब क्या साउथ इंडिया की मूवी में विलेन इसका क्या हुआ? फंक्शन। फंक्शन के हिसाब से स्ट्रक्चर बदलनी पड़ेगी कि नहीं? तो साउथ इंडिया के हिसाब से थोड़ा सा चेहरे पे चेरी ब्लॉसम भी लगाना पड़ेगा। चेरी ब्लॉसम जानते हो? शू पॉलिश काली वाली। ठीक। तभी तो ज्यादा दिखाई दो क्योंकि ज्यादा बेहतर साउथ इंडियन है, उसके हिसाब से साउथ इंडियन विलेन जैसा भी दिखना चाहिए। तो क्या होगा कि फंक्शन के हिसाब से स्ट्रक्चर क्या होगा? बदलेगी। तो हमने कहा कि कुछ स्पेशल काम करने के लिए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू दो टाइप के होते हैं। आपने कहा कि इसका पहला टाइप हो जाता है वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। पहला कौन सा हुआ बेटा? वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। वेस्कुलर चूंकि वेस्कुलेशन प्रोवाइड करे, जो बॉडी में मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट करे, उसको आप कहते हैं वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। और वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू दो टाइप का होता है इसके अंदर। एक तो आता है ब्लड और दूसरा बच्चे इसके अंदर आता है लिम्फ। तो ब्लड और लिम्फ यहां पर आ जाएंगे। तो ब्लड और लिम्फ को आपने कहां रखा? वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। देखिए, आपकी बॉडी में जितना भी ट्रांसपोर्ट होना है वो पूरा ट्रांसपोर्ट, चाहे फूड का हो, चाहे गैसेस का हो, चाहे एक्सक्रीटरी मटेरियल का हो, या फिर हार्मोन का ही क्यों ना हो, वो पूरा ट्रांसपोर्ट यही कर रहे होते हैं। तो ये काम किसका है? वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। देखो, इसे क्या करना था? फ्लो करना था ब्लड वेसल के अंदर। तो फ्लो करने के लिए ही तो अपनी स्ट्रक्चर में चेंज लाया कि इसने कहा कि मुझे फाइबर नहीं चाहिए। अगर मेरे पास फाइबर होंगे तो फाइबर मुझे बहने में दिक्कत करेंगे,
अगर फाइबर्स होंगे तो फाइबर्स मुझे फ्लो करने में दिक्कत करेंगे, अगर फाइबर नहीं होंगे तो फ्लो करने में दिक्कत नहीं होगी। तो इसने फंक्शन के हिसाब से स्ट्रक्चर बदली। वहीं पर दूसरा कनेक्टिव टिश्यू आता है जिसको आप बोलते हैं स्केलेटल। तो दूसरा कौन सा हुआ बेटा? स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू आपके अंदर क्या बना रहा होगा? स्केलेटन बनाएगा। तो स्केलेटन में दो चीजें मौजूद होती हैं, एक तो होता है बोन और दूसरा होता है इसके अंदर कार्टिलेज। तो बोन आ जाएगा और क्या आता है? कार्टिलेज आ जाता है। देखिए, क्या बोन और कार्टिलेज में फाइबर पाए जाते हैं? हाँ, क्योंकि फाइबर का एब्सेंट होना आपने केवल वेस्कुलर के लिए कहा है, इसके लिए नहीं कहा। अगर कभी आपसे कहा जाए कि क्या सारे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर एब्सेंट होते हैं, तो नहीं, सबके अंदर एब्सेंट नहीं है। केवल एब्सेंट किसके अंदर है? वेस्कुलर के अंदर। बाकी के अंदर फाइबर्स पाए जाते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू के टाइप कितने हो गए? तीन। कौन कौन सा? लूज, डेंस और स्पेशलाइज्ड। एक बार इतना लिखें फिर बात करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू की। हाइलुरोनिक एसिड बेटा एग्जांपल किसका है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड का। मैंने क्या कहा? म्यूकोपॉलीसैकेराइड इज अ कैटेगरी। ठीक, मॉलिक्यूल की कैटेगरी है। उस कैटेगरी में से एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का नाम क्या है? हाइलुरोनिक एसिड। अपन एग्जांपल लिया ना एडहेसिव और फेविकोल वाला। ठीक है? आगे बढ़े। देखिए, अब बच्चे अपने को बात करनी है लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहली बात कही कि जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है, यहां पर जो सेल्स और फाइबर, these cells and fibers are loosely arranged। तो सेल्स और फाइबर क्या है? लूजली अरेंज होते हैं, यानी कि एक दूसरे से दूरी पर होते हैं। सेल्स और फाइबर क्या यहाँ पास पास है? नहीं, सेल्स और फाइबर एक दूसरे से दूरी पर है। जब ये सेल्स और फाइबर एक दूसरे से डिस्टेंस पर हो, एक दूसरे से दूरी पर हो, तो इस कंडीशन में आपने इस टिश्यू को क्या कहा? लूज कनेक्टिव टिश्यू कहा। नाउ
लूज कनेक्टिव टिश्यू इज ऑफ टू टाइप, द वन इज एरियोलर एंड अदर इज एडिपोज। तो पहला कौन सा हुआ? एरियोलर। तो फर्स्ट इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एनसीईआरटी में पेज नंबर 103 पर आएंगे। ऊपर वाला जो डायग्राम था एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का, उस डायग्राम को जरा देखते जाए। तो देखिए, यहां जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है इसके बारे में याद रखेंगे कि इट इज मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि बॉडी में सबसे ज्यादा जो फैला हुआ कनेक्टिव टिश्यू है ये कौन सा है बच्चे? आपका एरियोलर। तो ध्यान दें, सारे टिश्यूज में, यानी कि अमंग द 4 टाइप ऑफ टिश्यू, विच वन वॉज मोस्ट अबंडेंट? 4 टाइप ऑफ टिश्यू में सबसे अबंडेंट कौन था? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में सबसे ज्यादा कौन है? एरियोलर टिश्यू। सबसे ज्यादा क्यों है समझिएगा। ये सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि ये एक्ट करता है सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलिया। तो ये बच्चे क्या बना रहे हैं? सपोर्ट फ्रेमवर्क बना रहा है। और सपोर्ट फ्रेमवर्क किसके लिए बनाया? एपिथेलिया, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू के लिए। नाउ व्हाट इज मीन्ड बाय सपोर्ट फ्रेमवर्क? सपोर्ट फ्रेमवर्क का मतलब है कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलिया है। तो ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलिया हुई। हमने ऑलरेडी कहा है कि जब भी अगर एपिथेलिया मौजूद होगी तो एपिथेलिया के नीचे क्या प्रेजेंट होगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये एपिथेलिया के नीचे क्या आ गई? बेसमेंट मेम्ब्रेन आ जाती है। अब हमने कहा था कि एपिथेलियल टिश्यू एवेस्कुलर होता है क्योंकि यहाँ पे बीच में स्पेसेस बहुत कम पाए जाते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू के नीचे हमेशा कनेक्टिव टिश्यू होता है, और वो कौन सा होगा? तो ये होता है एरियोलर टिश्यू। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इसके नीचे की तरफ मौजूद। तो अपन ने कहा कि जहां कहीं एपिथेलियल टिश्यू होगा हमेशा एपिथेलियल टिश्यू के नीचे कौन पाया जाएगा? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। यानी कि एपिथेलियल टिश्यू के लिए सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है, फाउंडेशन का काम कौन कर रहा है? तो वो कौन है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। इसने क्या किया? एक सपोर्ट फ्रेमवर्क बनाया। तो जहां कहीं भी एपिथेलियल टिश्यू मौजूद है, मतलब हमारी स्किन, तो स्किन में जो एपिथेलियल टिश्यू है उसके नीचे भी कौन मौजूद होगा? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। हमारी बॉडी में जितनी भी डक्ट और ट्यूब है, इन सारी डक्ट और ट्यूब की लाइनिंग कौन बनाता है? एपिथेलियल टिश्यू। तो वहां भी कौन मौजूद होगा? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पाया जाएगा। मतलब जहां कहीं बॉडी की बाहर की लाइनिंग हो, बाहर की कवरिंग हो, अंदर की लाइनिंग हो, कोई डक्ट हो, हर जगह पर कौन मौजूद है? एरियोलर। तो अपने आप हो गया ना सबसे ज्यादा। उसमें भी इपिथेलियल टिश्यू तो कंपैरेटिवली पतला है, ये थोड़ा सा मोटा होगा। तो बॉडी में हमने कहा कि मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू कौन सा रहेगा? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब देखिए, अभी जब आपने कहा कि सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलिया बनाता है, तो इसमें साथ में तुमको ये भी तो समझ में आया कि स्किन के नीचे मौजूद होगा। कहां मौजूद है? स्किन के नीचे। नीचे के लिए अपन वर्ड यूज करते हैं बीनीथ। तो हम मैं ये भी कह सकता हूं कि इट इज प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। तो कहां मौजूद है बेटा? बीनीथ द स्किन। तो हमने कहा कि स्किन के नीचे पाया जाएगा। यहां पर देखिए, जो मेन सेल है वो हमने बच्चे इसमें किसे माना था? फाइब्रोब्लास्ट को। अपन ने कहा था ना कि फाइब्रोब्लास्ट, सॉरी, हमने कहा था कि फाइब्रोब्लास्ट सेल सबसे ज्यादा नंबर में होती है और सबसे बड़ी होती है। तो यहाँ पे जो मेन सेल होगी ये कौन सी हो जाएगी? फाइब्रोब्लास्ट, जो कि नंबर में सबसे ज्यादा है और सबसे बड़ी सेल है। दूसरी सेल कौन कौन सी मौजूद है? तो अदर सेल्स में हमने कहा कि डायग्राम के अंदर हमें क्या क्या दिखा था? तो डायग्राम में हमें मास्ट सेल दिखी थी कि नहीं? मैक्रोफेज दिखी थी। मैक्रोफेज के अलावा एडिपोसाइट भी हमें दिखी थी। तो मैक्रोफेजेस, एडिपोसाइट, ये अलग अलग टाइप की सेल्स आपको यहां पर दिखाई दे रही होती।
तो ये हुआ कि भाई सेल्स कौन कौन सी पाई जा रही है। सेल्स के बाद जब हमने देखा कि यहाँ फाइबर कौन कौन से हैं, तो फाइबर्स में हमें दिखाई दिया कि इसमें कोलेजन फाइबर है। एनसीईआरटी में कौन से कलर से दिखाई थे? ब्लू। कौन से कलर के थे? ब्लू। इलास्टिक फाइबर कलर बताओ। इलास्टिक फाइबर का कलर कौन सा था? येलो। और रेटिकुलर फाइबर का कलर पिंक। तो हमने कहा कि रेटिकुलर फाइबर है। क्या हमें यहां पर आ, अपने को दिखाई दे रहा है इसके अंदर? देखो, कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर, रेटिकुलर फाइबर दिखाई दी। क्या हमें डायग्राम में ब्लड कैपिलरी भी दिखी थी? दिख रही है ना, साइड में एक कटी हुई ब्लड कैपिलरी है। तो ये जो ब्लड कैपिलरी आपको यहां पर दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब हुआ कि टिश्यू वेस्कुलर है कि एवेस्कुलर? वेस्कुलर है ना। और ध्यान दें, इपिथेलियल टिश्यू के नीचे पाया ही क्यों जा रहा था? इसीलिए तो मौजूद था क्योंकि इपिथेलियल टिश्यू एवेस्कुलर होता है, जबकि ये वाला टिश्यू कैसा है? वेस्कुलर है। तो आपने कहा कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कैसा होता है? वेस्कुलर है। यानी कि यहां पर ब्लड वेसल्स इसके अंदर पाई जाती हैं। तो ब्लड वेसल्स यहां पर मौजूद है। अब यहां एक बात और समझेंगे, अगर बच्चे ये सेल्स और फाइबर्स के बीच में स्पेस है, सेल्स और फाइबर के बीच में क्या पाए जा रहे हैं? स्पेस। ये जो सेल्स और फाइबर के बीच के स्पेस, तो स्पेसेस बिटवीन सेल्स एंड फाइबर, तो सेल्स और फाइबर्स के बीच के जो स्पेस है, इन स्पेसेस को आप बोलते हैं एरियोल। क्या कहा जाता है? एरियोल कहा जाता है। तो सेल और फाइबर के बीच में हमने कहा ना लूज कनेक्टिव टिश्यू है, तो सेल और फाइबर के बीच के स्पेस को आपने क्या कहा? एरियोल। क्योंकि इस टिश्यू में एरियोल पाए जाते हैं, इसीलिए टिश्यू का नाम नाम क्या है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। नाम क्यों है? क्योंकि इसके अंदर क्या मौजूद है? एरियोल। ये जो एरियोल है, ये एक तरीके से एयर पॉकेट है। अगर यहां पर कई सारी एयर पॉकेट पाई जा रही हैं, तो इसका मतलब हुआ कि ये टिश्यू एक स्पंज की तरह काम करेगा। क्योंकि स्पंज की तरह काम करेगा, तो इसीलिए आप इस टिश्यू को एक और नाम दे सकते हैं, और आप इसे क्या कह सकते हैं बेटा? स्पंजी कनेक्टिव टिश्यू। तो अपन इसे एक और नाम क्या दे सकते हैं? स्पंजी कनेक्टिव टिश्यू कह सकते हैं। तो हम इस टिश्यू को एक और नाम क्या दे देंगे? स्पॉन्जी कनेक्टिव टिश्यू नाम देंगे। और देखिए फायदा क्या मिलेगा आपको? फायदा ये मिलेगा कि टिश्यू जहां कहीं भी मौजूद होगा, ये आपके लिए एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेगा। किसका जैसा काम करेगा? शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेगा। मतलब कि कोई एक डेलिकेट ऑर्गन है, उसके अराउंड एरियोलर टिश्यू मौजूद है। तुमने मान लो इधर से धक्का दिया, या इसको कहीं से हिट हुआ, धक्का लगा। जब धक्का लगा, तो बीच में एरियोलर का जो लेयर है, वो लेयर थोड़ी सी कंप्रेस होगी, और वो उस पूरे शॉक को एब्जॉर्ब कर जाएगी। अंदर जो डेलिकेट ऑर्गन था, उस ऑर्गन को इससे प्रोटेक्ट कर दिया। तो ऑर्गन्स एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड होते हैं, क्योंकि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? एज अ शॉक एब्जॉर्बर काम करता है। इसीलिए इस टिश्यू को क्या कहा जाता है? स्पॉन्जी कनेक्टिव टिश्यू नाम दिया जाता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी हो जाती है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की। तो फटाफट इतनी चीजें लिखेंगे, फिर बढ़ते हैं अगले पर। जो हमने कब तक प्रोटेक्शन में काम नहीं, हमने बस कनेक्टिव टिश्यू में सिंपली क्या कहा था कि कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करता है, सपोर्ट करता है। कनेक्ट करेगा, लिंक करेगा, सपोर्ट करेगा, पर हमने प्रोटेक्शन के लिए मना कभी नहीं किया ना। इपिथेलियम में हमने कहा कि ठीक है, इपिथेलियल टिश्यू क्या करता है कि स्किन बनाता है, बाहर से क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है, मैकेनिकल और केमिकल स्ट्रेस से बचा रहा है। पर इपिथेलियल के साथ में उसके नीचे नीचे कनेक्टिव टिश्यू भी मौजूद है। तो ऐसा शॉक एब्जॉर्बर तो नीचे का कनेक्टिव टिश्यू ही काम कर रहा है ना। क्यों? है ना। पूरा जो डायग्राम है, अपन ने डायग्राम देखा ना एनसीईआरटी का पेज नंबर 103 पर। एरियोल का मतलब हुआ कि जैसे मान लो ग्राउंड सब्सटेंस है, जेली वाला पार्ट हुआ। जेली में अब तुमने जितना किटकैट और जेम्स वगैरह जो कुछ डाले थे, उनके बीच बीच में स्पेसेस रहेंगे ना, उनके बीच बीच में स्पेसेस रहेंगे। तो वो जो स्पेसेस है, उसी स्पेस को तो आप कह रहे हैं कि एयर पॉकेट जैसी कुछ मौजूद होती है।
क्या हुआ बेटा? तबीयत ठीक नहीं है? क्या हो गया? कुछ तो नहीं? घर की याद आई? घर की याद नहीं आती? बड़ी निर्दयी होती कि घर की याद ही नहीं आती। बताओ, मम्मी पापा अपना पेट काट काट के तो पढ़ाए, तुम एक बार याद भी नहीं कर सकते। ये ऐसे ही बालक होते हैं जो पढ़ लिख के इंडिया छोड़ के भाग जाते हैं। साथ में रहते हैं? अच्छा, तो पापा याद करने का मौका नहीं देते हैं तुम्हें? कहाँ से हो? अच्छा, तो पापा यहाँ पे साथ में रहते हैं? तो पैसे कहाँ से आते हैं? अच्छा, मुझे लगा यार कहीं मतलब कोई खदान वदान मिल गई तो मुझे भी पता बता दो भाई, मैं भी अपनी नौकरी वोकरी छोड़ू। तो मेरे मन में तो एक आशा की किरण जगी थी, मैंने कि बालक कुछ मतलब की बात बताएगा कि अपने घर पे रह के पैसे कैसे बनाए जाते हैं। बेटा अपन जब आगे पढ़ेंगे ना सर्कुलेशन, तो वहां हम पढ़ेंगे कि डब्ल्यूबीसी में एक प्रॉपर्टी होती है कि डब्ल्यूबीसी ब्लड वेसल के बाहर जा सकती है। डब्ल्यूबीसी का बेसिकली काम होता है कि आपको पैथोजन से बचाती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। तो अगर कोई पैथोजन आपके टिश्यू स्पेसेस में, तो उससे लड़ने के लिए डब्ल्यूबीसी को ब्लड वेसल से बाहर जाना पड़ेगा। तो वो जो बाहर जाएगी, तो वो बाहर जब निकलेगी ब्लड वेसल से, तो कहां पर पहुंचेगी? टिश्यू में पहुंचेगी ना। तो ये वो डब्ल्यूबीसी है जो यहाँ ब्लड कैपिलरी से निकल करके बाहर आई। तो ये एक नॉर्मल फिनोमिना है कि डब्ल्यूबीसी ब्लड वेसल के बाहर आ सकती है, अंदर जा सकती है। अमीबॉइड मूवमेंट यहाँ पर होता है, पर वो अपन बात करेंगे सर्कुलेशन। आगे बढ़े? कितने बच्चों का भी रह गया? सबका हो गया ना? चलिए, तो डन। चलिए, तो अब अगली बात करते हैं एरियोलर के बाद। अब दूसरा जो टिश्यू आता है, ये आपका आ जाता है एडिपोज। तो सेकेंड वन इज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एनसीईआरटी में पेज नंबर 102 की लास्ट लाइन पढ़ेंगे और साथ में 103 की फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे। वहां पर देखिए लिखा है कि दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज्ड टाइप। इसमें नाम लिया है बोन, ब्लड, कार्टिलेज और फिर एडिपोज का भी नाम लिया। यानी कि समझिए, यहां एनसीईआरटी ने क्या कहा कि एडिपोज टिश्यू कैसा है? स्पेशलाइज्ड है। यहाँ एनसीईआरटी ने क्या कहा? एडिपोज टिश्यू कैसा है? स्पेशलाइज्ड। जबकि आप क्लासिफिकेशन देखें, यहाँ क्लासिफिकेशन में मैंने कहा कि तीन टाइप का होता है, लूज, डेंस और स्पेशलाइज्ड। और अभी हम ये कह रहे हैं कि लूज कनेक्टिव टिश्यू के दो टाइप हैं। पहले टाइप का नाम क्या है? एरियोलर। पहला टाइप कौन सा है? एरियोलर। और दूसरा टाइप कौन सा है? एडिपोज। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि आपके दिमाग में एक प्रश्न आता है कि एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू को मैं एनसीईआरटी के हिसाब से कहां रखूं, क्या लूज में या फिर स्पेशलाइज्ड? तो आप ऐसे समझेंगे इस लाइन को कि एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू फंडामेंटली होता एरियोलर टिश्यू ही है, पर वो एरियोलर टिश्यू जो कि फैट स्टोरेज के लिए स्पेशलाइज हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एडिपोज। यानी कि एडिपोज टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड वर्जन ऑफ एरियोलर टिश्यू फॉर स्टोरेज ऑफ फैट। तो अपन ने कहा कि जो एडिपोज टिश्यू है, ये है क्या? तो इट इज स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड फॉर्म किसकी है? एरियोलर की। और जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, जब वो खुद ही लूज में आता है,
तो उसकी स्पेशलाइज्ड फॉर्म भी लूज के अंदर ही आएगी, यानी कि फाइनली एरियोल एडिपोज को हम रखेंगे कहां पे, लूज पे ही रखेंगे। और स्पेशलाइज किसके लिए है, तो हमने कहा कि ये स्पेशलाइज होता है फॉर स्टोरेज ऑफ फैट। तो फैट को स्टोर करने के लिए जो स्पेशलाइज्ड है वो आपका कौन सा हो जाता है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि फैट स्टोरेज के लिए स्पेशलाइज्ड होता है या फैट स्टोरेज का काम करता है। तो फैट स्टोरेज का काम कौन कर रहा है, एडिपोज। अब अगर एडिपोज को फैट स्टोरेज करना है तो फिर यहां पर जो प्रिंसिपल सेल होनी चाहिए या मेन सेल यहां पर जो मौजूद होनी चाहिए वो कौन सी होगी, एडिपोसाइट। मेन सेल यहां कौन सी हो जाएगी बच्चे, एडिपोसाइट। जैसे एरियोलर के अंदर फाइब्रोब्लास्ट थी, वैसे ही एडिपोज में मेन सेल कौन सी हो जाती है आपकी, एडिपोसाइट। एरियोलर में मेन सेल वॉज फाइब्रोब्लास्ट, एडिपोज में मेन सेल इज एडिपोसाइट। अब जो एडिपोसाइट है वो होती है दो टाइप की, एडिपोसाइट के कितने टाइप, दो। उसके बेसिस पर हम कहते हैं कि एडिपोज टिश्यू भी दो टाइप का होता है। एक जिसे कहा जाता है वाइट फैट, एक को अपन क्या बोलते हैं, वाइट फैट कहा जाता है, और दूसरा जिसे कहा जाता है ब्राउन फैट। तो कितने टाइप का हुआ, दो, व्हाइट और ब्राउन फैट। तो व्हाइट फैट और ब्राउन फैट हो जाता है। देखिए पहले व्हाइट फैट में देखते हैं। व्हाइट फैट के अंदर क्या रहेगा कि यहां पर ये बच्चे आपके पास सेल है, ये व्हाइट फैट की सेल है और ये ब्राउन फैट वाली सेल है, दोनों है एडिपोसाइट। यहां पर व्हाइट फैट, यहां क्या हुआ कि बीच में एक बड़ी सी फैट ग्लोब्यूल बनी। क्या बनी, फैट ग्लोब्यूल। फैट ग्लोब्यूल बेसिकली वैक्यूल होती है जिसके अंदर डिपोजिशन होता है फैट का। एक बड़ी सी फैट ग्लोब्यूल यहां पर बनी। तो आपने कहा कि यहां पर सिंगल लार्ज फैट ग्लोब्यूल, और ये जो फैट ग्लोब्यूल है ये पाई कहा जा रही है, एट द सेंटर ऑफ सेल। तो सेल के सेंटर पर है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं ब्राउन फैट के बारे में, आप किसकी बात करते हैं, ब्राउन फैट की। तो अगर आप बात करेंगे ब्राउन फैट के बारे में, तो ब्राउन फैट में क्या होगा कि यहां पर ऐसे बेटा कई सारी छोटी छोटी फैट ग्लोब्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, कई सारी छोटी छोटी फैट ग्लोब्यूल बनी। तो छोटी छोटी फैट ग्लोब्यूल किसके केस में बनी, ब्राउन फैट में। तो ब्राउन फैट में आपने कहा कि यहां पर मैनी स्मॉल फैट ग्लोब्यूल, तो कई सारी छोटी छोटी फैट ग्लोब्यूल का फॉर्मेशन होता है जब आप बात करते हैं ब्राउन फैट के बारे में। अब अगर सेल है तो सेल का न्यूक्लियस भी होगा, सेल है तो सेल का न्यूक्लियस भी तो चाहिए। यहां पे ज्यादातर स्पेस तो किसने घेर दिया, फैट वैक्यूल ने। जब इसने स्पेस घेर दिया तो सेल का न्यूक्लियस कहां पुश हो गया, पेरीफेरी पर। यानी कि न्यूक्लियस कहां प्रेजेंट है, पेरीफेरी पर। जबकि यहां जो न्यूक्लियस रहेगा वो सेल के सेंटर पर पाया जाएगा। तो आपने यहां पर कहा कि न्यूक्लियस एट पेरीफेरी, इसके केस में न्यूक्लियस कहां पाया जा रहा है, पेरीफेरी पर है। तो आपने कहा कि न्यूक्लियस यहां बेटा पेरीफेरी पर मौजूद होता है। जबकि यहां आपने कहा कि न्यूक्लियस कहां पाया जा रहा है, सेंटर पर। तो हमने कहा कि यहां पर न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट सेंटर, तो सेंटर पर पाया जाता है जब आप बात करते हैं ब्राउन फैट की। जबकि यहां व्हाइट फैट में पेरीफेरी पर। पेरीफेरी का मतलब क्या हुआ, किनारा, ठीक। तो किनारे पर मौजूद है, जबकि वहां कहां है, सेंटर पर है। फिर आप देखिए अगली बात, यहां पर इसके केस में आपको साइटोप्लाज्म कंपैटिबली कम मिलेगा, जबकि यहां साइटोप्लाज्म कंपैटिबली ज्यादा है। साइटोप्लाज्म में एक सेल ऑर्गेनल पाया जाता है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो जिसके पास साइटोप्लाज्म कम उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी, जिसके पास साइटोप्लाज्म ज्यादा उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा। एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटेड टू रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटेड टू रेस्पिरेशन। तो इसका मतलब हुआ कि यहां रेस्पिरेशन, अच्छा रेस्पिरेशन में भी
माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटेड टू एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन यहां पे कम और यहां पर ज्यादा हो रहा होगा। तो आपने कहा कि इधर जो साइटोप्लाज्म है ये कम है, माइटोकॉन्ड्रिया कम है, इसकी वजह से एरोबिक रेस्पिरेशन भी यहां पर कम होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन भी यहां पर कम हो रहा है, जबकि उधर साइटोप्लाज्म ज्यादा, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा, और एरोबिक रेस्पिरेशन भी ज्यादा। अब अगली बात देखिए, उसका कलर बेटा कैसा है? वाइट। इसका कलर क्या है? ब्राउन। व्हाइट कलर के लिए आपको कोई पिगमेंट चाहिए क्या? नहीं। ब्राउन कलर के लिए पिगमेंट चाहिए क्या? यस। यानी कि इसमें कोई पिगमेंट नहीं होगा, जबकि यहां पर पिगमेंट मौजूद होगा। तो यहां पर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं बेटा साइटोक्रोम पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? साइटोक्रोम पिगमेंट यहां पर प्रेजेंट होता है। तो आपने कहा कि साइटोक्रोम पिगमेंट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ ब्राउन फैट, जबकि व्हाइट फैट में साइटोक्रोम पिगमेंट विल बी एब्सेंट। साइटोक्रोम नाम को समझिए। साइटोक्रोम नाम में सबसे पहला वर्ड क्या आया? साइटो। साइटो मतलब सेल। फिर आया क्रोम। क्रोम मतलब कलर। क्रोम मतलब क्या हुआ? कलर। सेल को कलर प्रोवाइड करने वाला जो पिगमेंट है उसको क्या कहा जाता है? साइटोक्रोम। तो साइटोक्रोम पिगमेंट यहां पर होगा, जबकि साइटोक्रोम पिगमेंट यहां पर नहीं होता। तो फैट कितने तरीके का होता है? दो, व्हाइट फैट और ब्राउन फैट। अब इनकी लोकेशन कहां कहां है? तो लोकेशन को एक बार अच्छे से याद रखेंगे। देखिए, सबसे पहले आपने कहा कि ये प्रेजेंट होता है, फर्स्ट में हमने कहा कि इट इज प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। कहां पाया जा रहा है? बीनीथ द स्किन। तो स्किन के नीचे पाया जाता है, हमारी स्किन के ठीक नीचे पाया जाता है। अगर आपने कभी किसी के साथ एक्सीडेंट वगैरह अगर देखा हो, तो एक्सीडेंट होता है तो स्किन के नीचे व्हाइट कलर की एक लेयर निकल आती है। ठीक, वो जो व्हाइट कलर की लेयर है वो इसी व्हाइट फैट की लेयर होती है। तो ये व्हाइट फैट कहाँ होता है? स्किन के नीचे मौजूद होता है। ध्यान देंगे, क्या एरियोलर भी स्किन के नीचे था? हाँ, दोनों के लिए एनसीईआरटी लिखती है बीनीथ द स्किन। एरियोलर के लिए भी लिखा है बीनीथ द स्किन, और एडिपोज के लिए भी कहा जाता है कि बीनीथ द स्किन। तो स्किन के नीचे ये दोनों टाइप के टिश्यू पाए जा रहे होते हैं बीनीथ द स्किन के बाद। फिर अगला देखिए, आप यहां पर याद रख लेंगे ब्लबर ऑफ वेल। क्या याद रखना है? ब्लबर ऑफ वेल। क्या वेल को जानते हो? अच्छा, वेल कौन है? मछली? मैमल है? ये मछली है? वेल तो पानी में रहती है, मैमल है। अच्छा चलिए, तो चलो साहब, तुमने कहा तो मान लेते हैं कि वेल फिश नहीं होती, वेल क्या है? मैमल। वेल कई बार क्या होता है, जैसे मैमल्स में एक प्रॉपर्टी है कि हम अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना है? 37। हम इसे 37 पे बनाए रखते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ, चाहे बाहर गर्मी हो या सर्दी, हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 ही बना रहेगा। तो बेल पाई जाती है सी में। सी में कुछ जगह पे पानी का टेम्परेचर नॉर्मल है, कुछ जगह पे टेम्परेचर काफी कम होता है। तो जब टेम्परेचर कम होगा तो वो बेल की बॉडी का टेम्परेचर भी कम करेगा। तो बेल के अंदर क्या होता है कि स्किन के नीचे फैट की एक बहुत मोटी सी लेयर पाई जाती है, और जो मोटी सी लेयर है उस लेयर की थिकनेस लगभग 1.5 से 2 मीटर के आसपास होती है। छोटी मोटी नहीं होती। कितनी मोटी होती है? लगभग 1.5 से 2 मीटर मोटी यहाँ पर लेयर पाई जाती है। और ये जो फैट की लेयर होती है इसी को अपन बोलते हैं ब्लबर। क्या कहा जाता है? ब्लबर कहा जाता है। तो ये जो वेल का ब्लबर है ये कहाँ पाया जाता है? स्किन के नीचे। यानी कि मैं चाहे कहूं प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, या वेल के केस में कह दूं ब्लबर, दोनों मामलों में मैं बात तो लगभग सेम जगह की कर रहा हूं ना।
तो वेल में ये ब्लबर क्या करता है, वेल को जो ठंडा पानी है उसके टेम्परेचर चेंज से बचाता है, या उसकी वजह से वेल का टेम्परेचर चेंज नहीं होने देता। यह और मौजूद होता है हम्प ऑफ कैमल में। कहा मौजूद है, हम्प ऑफ कैमल। कैमल देखा है, कैमल को हिंदी में क्या कहते हैं, ऊंट। ये जो कैमल है इसकी पीठ पे कुबड़ होता है, ठीक। तो ये जो कैमल की बैक पे जो कुबड़ है यानी कि हम्प है, अब वो जो हम्प है उसके अंदर क्या मौजूद होता है, फैट। अब पूछोगे क्यों होता है, तो कैमल को अपन क्या बोलते हैं, शिप ऑफ डेजर्ट। क्या बोलते हैं, शिप ऑफ डेजर्ट। ऊंट को जब पानी मिलता है तो एक बार में लगभग 8 से 10 मिनट के अंदर ये 40 से 50 लीटर पानी पी जाता है। तो एक बार में कितना पानी पी सकता है, लगभग 40 से 50 लीटर। फिर उसके बाद डेजर्ट में गया, डेजर्ट में गया तो ऑब्वियस सी बात है पानी नहीं मिलना है, तो पहले तो इसने जो पानी पिया था वो पानी इसके काम आता है। फिर बाद में क्या है कि इसके पास हम्प में ये जो फैट मौजूद, ये क्या करता है, इस फैट को ऑक्सीडाइज करता है। फैट को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। इससे दो काम होंगे, डेजर्ट में खाना नहीं मिल रहा था, तो ये जब ऑक्सीडाइज होगा तो ऊंट को एनर्जी मिलेगी। साथ में आप देखिए, जब आप रेस्पिरेशन की रिएक्शन लिखते हैं तो रिएक्शन के अंदर तुम लिखते हो C6H12O6 प्लस 6O2 इक्वल टू 6CO2 प्लस 6H2O। मतलब कि जब रेस्पिरेशन होगा तो साथ में क्या निकलने वाला है, वाटर। ये जो वाटर निकला, ये वाटर किसे मिल जाएगा, सेल्स को। तो सेल्स को यहाँ का जो फैट है वो एक तो वाटर अवेलेबल करा देता है, दूसरा क्या प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी। तो हम्प ऑफ कैमल में भी क्या मौजूद होता है, व्हाइट फैट। तो ये जगह है जहां पर आपको व्हाइट फैट मिलेगा। हालांकि अभी इसमें येलो बोन मैरो भी होगी, पर वो हम बोन मैरो के टाइम पर बात करेंगे जब बोन की बात कर रहे होंगे तब। इधर आप देखिए ब्राउन फैट कहां पाया जाता है, तो ब्राउन फैट ये पाया जाता है हाइबरनेटिंग रोडेंट्स के अंदर। ये किसके अंदर मौजूद है बेटा, हाइबरनेटिंग रोडेंट्स के अंदर मौजूद होता है। अब हाइबरनेटिंग का मतलब क्या होता है, तो हाइबरनेटिंग का मतलब होता है विंटर स्लीप। विंटर स्लीप को कहा जाता है हाइबरनेशन। क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन। यानी कि कई सारे एनिमल्स करते हैं कि जब अगर ज्यादा सर्दी होती है तो ये अपने बिल में चले जाएंगे, मिट्टी के नीचे चले जाते हैं यानी कि जमीन के नीचे चले जाते हैं, और जब तक सर्दी होगी तब तक बस वहां पड़े पड़े आराम से सोते रहेंगे। तो सोते रहेंगे तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, विंटर स्लीप कहा जाता है। जैसे देखो, मेढक केवल बारिश में दिखता है, ना गर्मियों में दिखेगा ना सर्दियों में दिखेगा। तो गर्मी और सर्दी में कहा चला जाता है, मिट्टी के नीचे चला जाता है। तो जो सर्दी में जाता है उसको क्या बोलते हैं, हाइबरनेट। फिर यहाँ या रोडेंट्स। रोडेंट क्या होते हैं, तो चूहे जैसे जो कुछ एनिमल्स होते हैं उनको अपन कलेक्टिवली मिलाकर के क्या बोलते हैं, रोडेंट्स कहते हैं। फाइलम कॉर्डेटा की क्लास है मैमेलिया। क्लास मैमेलिया में एक ऑर्डर होता है रोडेंशिया। रोडेंशिया के जितने मेंबर्स हैं उन्हें बोलते हैं रोडेंट्स। तो रोडेंट्स में अपन किसको, चूहे जैसे एनिमल, चूहा है, छछूंदर है, ऐसे जो एनिमल्स हैं, नहीं खरगोश को नहीं रखते, ठीक। तो चूहा छछूंदर जैसे जो एनिमल्स होते हैं उन एनिमल्स को बेटा अपन कहाँ रखते हैं, रोडेंट्स। तो ऐसे रोडेंट जिनके अंदर हाइबरनेशन होता हो उनके पास कौन है, ब्राउन फैट। समझिएगा क्यों है, जब ये एनिमल हाइबरनेशन में है, तो मान लो अगर ये 3 या 4 महीने हाइबरनेशन में है तो ये आराम से पड़ा हुआ है, काम नहीं कर रहा। व्हाइट फैट को यूटिलाइज करने के लिए आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है, तब जाकर के व्हाइट फैट यूटिलाइज हो रहा है। अब एनिमल इतने टाइम कुछ काम तो करेगा नहीं, मेहनत नहीं कर रहा, एनर्जी इसे चाहिए, तो ये एनर्जी इस टाइम पर कौन देगा इसे, ब्राउन एनर्जी प्रोवाइड कर देगा। भाई पड़े पड़े या सोते सोते भी हमारे अंदर किडनी काम करेगी ही, ब्रेन भी अपना काम कर रहा होगा, सोते सोते सपने भी आएंगे तो दिमाग अपना काम करेगा ना, ब्रीदिंग का भी काम हो ही रहा होगा, हार्ट भी अपना काम कर रहा है। ये सारी चीजें अपना काम करने में एनर्जी खर्च करेंगी। वो एनर्जी कहां से मिलने वाली है, ब्राउन फैट से एनर्जी मिलेगी। तो आपने कहा हाइबरनेटिंग रोडेंट्स के अलावा ये और पाया जाता है न्यूबॉर्न बेबी में। कहा पाया जाता है, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर। और न्यूबॉर्न बेबी में ये बनाता है एक कोल्ड रेजिस्टेंट
या रेजिस्टेंस डिवाइस बनाता है। इसका मतलब समझेंगे। देखो, एक एम्ब्रियो एम्ब्रियो जब जाइगोट कंडीशन में आया, यानी कि जब से उसके अंदर लाइफ आई, तब से लेकर के अपनी पूरी एम्ब्रियोनिक लाइफ वो अपनी मदर के यूट्रस में रहा। मदर के यूट्रस में जब वो रहा, तो उस टाइम पर उसका टेम्परेचर हमेशा मदर के बॉडी टेम्परेचर के बराबर रहा, 37। यानी कि वो हमेशा कितने टेम्परेचर पे रहा है, 37। अब उसके बाद अब वो आता है बाहर। जैसे ही बर्थ हुई, बर्थ होते ही जो रूम टेम्परेचर है वो आइडियली लगभग 20 से 25 के बीच में होता है ना। मतलब जब चाइल्ड बर्थ हुई, उससे जस्ट पहले वो कितने पे था, 37 डिग्री पे था। अब कितने पे आया, 20 से 25, यानी कि आराम से 15-17 डिग्री टेम्परेचर घटा अचानक से। और जीवन में पहली बार इतना टेम्परेचर कम होने पर भी छोटे बच्चे में कब कभी ये शिवरिंग नहीं होती, शिवरिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती? तो उसका कारण यही है कि उसके पास ब्राउन फैट होता है। जैसे ही बाहर का टेम्परेचर कम हुआ और इसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर कम होना शुरू हुआ, तुरंत ये वाला फैट काम आएगा और ये फैट ऑक्सीडाइज होकर के बच्चे को हीट प्रोवाइड कर देगा, जिससे कि बच्चे का बॉडी टेम्परेचर बना रहेगा। और ये केवल ह्यूमन में ही लागू नहीं है, जितने भी विविपेरस एनिमल्स होते हैं, ज्यादातर मैमल्स के केस में लागू होता है। न्यूबॉर्न बेबी के अंदर शिवरिंग नहीं होती। तो वो शिवरिंग क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वहां पर कौन सा फैट मौजूद है, ब्राउन फैट। ध्यान रखना, ब्राउन फैट को यूटिलाइज करना बहुत आसान है, जबकि व्हाइट फैट को यूटिलाइज करना बहुत मुश्किल काम है। अब एनसीईआरटी ने हमें यहाँ पर एडिपोज टिश्यू की लोकेशन में क्या दिया है, तो एडिपोज टिश्यू की लोकेशन में एनसीईआरटी हमको देती है कि इट इज प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। यानी कि ये वाला पॉइंट है जो कि अपने को बहुत अच्छे से याद करके रखना है। तो क्या एडिपोज टिश्यू में इतनी बात समझ में आई? पेज नंबर 103 पर एरियोलर के बगल वाला डायग्राम देखो। एरियोलर के जस्ट बगल वाला डायग्राम, हेक्सागोनल जैसी सेल आपको दिख रही हैं। ये डायग्राम कौन से टिश्यू का है? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम है। तो फटाफट जरा इतना लिखेंगे, फिर से आगे बढ़ते हैं। तो बेटा, विवी पैरस, विवी पैरस का मतलब होता है ऐसे एनिमल विच गिव बर्थ टू यंग वन। यानी कुछ एनिमल्स है जो अंडे देते हैं, उनको बोलते हैं ओवी पैरस। और कुछ एनिमल्स है जिनके सीधे बच्चे पैदा होते हैं, तो उनको बोलते हैं विवी पैरस।
हाँ, अलग अलग लोकेशन के बेसिस पर। सेल वही है, उसमें फैट का डिपोजिशन दो तरीके से हो। यहाँ जो आपको दिखाया है, ये अपने अपन ने कहा कि एनसीईआरटी ने क्या लिया, प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। तो ये किसके बारे में बात की है, व्हाइट फैट के बारे में। फैट कैसा है, मोनोलॉक्यूलर है, एक फैट ग्लोब्यूल पाई जा रही है। तो वहां देखो एक फैट ग्लोब्यूल है। न्यूक्लियस कहाँ है, पेरीफेरी पर मौजूद है। हाँ, साइटोप्लाज्म कम है, माइटोकॉन्ड्रिया कम है, बाकी सेल ऑर्गेनल्स भी कम है। एनसीईआरटी ने ब्राउन फैट के बारे में कोई लोकेशन नहीं दी। आगे बढ़े। देखिए, अब बेटा लूज के बाद अगला जो कनेक्टिव टिश्यू आपका आता है, इसे आप बोलते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज के बाद सेकेंड वन इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हमने कहा कि फाइबर्स और सेल्स, यहां जो सेल्स हैं इनमें मेनली जो पाई जा रही होगी वो होगी फाइब्रोब्लास्ट। तो मेन सेल कौन सी रहेगी बेटा, फाइब्रोब्लास्ट। दे आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। तो फाइबर्स और सेल्स इसके अंदर कैसी हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड होती हैं। जब अगर फाइबर्स और सेल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड हो तो इस टाइप के टिश्यू को आप क्या बोलते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। फाइबर्स और सेल्स अगर एक दूसरे से दूर दूर, तो आपने क्या कहा, लूज कनेक्टिव टिश्यू कहा। फाइबर और सेल अगर एक दूसरे के पास पास है तो आपने क्या कहा, डेंस कनेक्टिव टिश्यू कह दिया। अब जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें आपने कहा कि फाइबर और सेल पास पास। यहां पे फाइबर और सेल्स के दो अलग अलग ओरिएंटेशन पाए जाते हैं, या दो अलग अलग तरीके से अरेंज होता है। कैसे अरेंज है, तो इसमें आप देखिए ये दो टाइप का होता है। पहला कहा जाता है डेंस रेगुलर। पहले को हम क्या बोलते हैं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और दूसरा कहा जाता है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो पहले का नाम क्या हुआ, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, एंड अदर इज कॉल्ड एज डेंस इरेगुलर। तो पहले डेंस रेगुलर के बारे में देखिए। जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, इसके बारे में अगर हम देखते हैं तो लेट्स से, अगर मान लो ये बेटा कनेक्टिव टिश्यू है, तो यहां क्या होगा, सेल्स मेनली कौन सी पाई जा रही है, फाइब्रोब्लास्ट। तो यहां पर फाइब्रोब्लास्ट एक दूसरे के पैरेलल ऐसे करके रोज में मौजूद है। तो फाइब्रोब्लास्ट यहां पर ऐसे करके पाई जा रही है। तो ये जो सेल यहां पर प्रेजेंट है, इस सेल का नाम क्या हुआ, फाइब्रोब्लास्ट। इनके बीच के जो स्पेसेस हैं, इनके बीच के स्पेस में यहां पर फाइबर्स के पैरेलल बंडल्स पाए जाते हैं। फाइबर के पैरेलल क्या पाए जा रहे हैं, बंडल्स यहां पर मौजूद। यहां देखिए पूरे टिश्यू का जो ओरिएंटेशन है, पूरे टिश्यू का अरेंजमेंट है, वो पूरा अरेंजमेंट एक ही दिशा में है, एक ही डायरेक्शन में है। तो एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से आप इसे क्या बोलते हैं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। यहां देखो सेल और फाइबर सब एक दूसरे के एकदम पास पास में है, तो इसलिए आपने क्या कहा, डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहा। एक ही दिशा में है, एक ही ओरिएंटेशन में है, तो एक ही ओरिएंटेशन में होने की वजह से आपने क्या कहा, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कहा। अब डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में यहां पर आपने कहा कि पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स। पैरेलल बंडल किसके पाए जा रहे हैं, फाइबर्स, बिटवीन रोज ऑफ फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट के यहां पर क्या पाए जा रहे हैं, रो। यानी कि फाइब्रोब्लास्ट यहां पर लेयर्स के फॉर्म में अरेंज है। फाइब्रोब्लास्ट की पंक्तियां मौजूद है ना,
फाइब्रोब्लास्ट की जो पंक्तियां हैं उनके बीच में क्या ये बंडल इसके पैरेलल है? हाँ, ये बंडल इसके पैरेलल है। तो यहां पर पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर पाए जाते हैं बिटवीन द रोज ऑफ फाइब्रोब्लास्ट। हुआ क्या, ये जो फाइब्रोब्लास्ट है इन्होंने जो फाइबर बनाए वो फाइबर बना के अपने आसपास रिलीज करे, तो फाइबर के क्या हुआ, पैरेलल बंडल बने, और बीच बीच में कौन सी सेल मौजूद होगी, फाइब्रोब्लास्ट। तो जब फाइब्रोब्लास्ट है वो क्या बना रही है, फाइबर। फाइबर्स एक दूसरे की क्या है, पैरेलली अरेंज्ड है, मतलब एक दिशा में अरेंज्ड है। तो इस टाइप के टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और ये जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है इसके बारे में अगर आप देखते हैं तो यहां पर बच्चे अब देखो फाइब्रोब्लास्ट तो वही रहने वाली है, फाइब्रोब्लास्ट तो वही रहने वाली है, पर यहाँ फाइबर तो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं ना। यहां ध्यान देंगे, हमने क्या कहा है, जो सेल है वो मेनली कौन सी है, फाइब्रोब्लास्ट। मेनली कौन है, फाइब्रोब्लास्ट। क्या मैंने यहां ओनली लिखा है, इसका मतलब हुआ बाकी सेल भी पाई जाएंगी, इसका मतलब है बाकी सेल भी पाई जाएंगी, मतलब यहां पर मास्ट सेल भी होगी, मैक्रोफेज भी होगी, पर सबसे मेन कौन सी सेल पाई जा रही होगी, फाइब्रोब्लास्ट। अब यहां फाइबर्स कौन कौन से पाए जाएंगे, तो मैंने कहा कि यहां पर बेस्ड ऑन फाइबर इसको हम डिवाइड करते हैं दो टाइप में। पहला टाइप होता है वाइट फाइब्रस डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। पहला कौन सा हुआ, वाइट फाइब्रस डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरा होता है येलो इलास्टिक डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो यानी कि इसके टाइप कितने हो गए, दो, व्हाइट फाइब्रस और येलो इलास्टिक। तो व्हाइट फाइब्रस और येलो इलास्टिक के अंदर क्या क्या बातें की जा रही है। व्हाइट फाइब्रस में यहां कौन से फाइबर पाए जाएंगे, कोलेजन फाइबर। नाम से देखो, व्हाइट फाइबर कौन से थे बेटा, कोलेजन फाइबर। तो यहां पर कौन से फाइबर्स पाए जा रहे होंगे, कोलेजन फाइबर। जबकि यहां पर आप देखिए कौन से रहेंगे, इलास्टिक फाइबर पाए जाएंगे। यहां इसका एग्जाम्पल होता है टेंडन। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, टेंडन। ये टेंडन होता है बिटवीन स्केलिटल मसल एंड बोन। इसके बीच, स्केलिटल मसल और बोन के बीच पाया जाता है टेंडन। वहीं पर येलो इलास्टिक वाले का एग्जाम्पल होता है लिगामेंट। और ये जो लिगामेंट है इट इज प्रेजेंट बिटवीन बोन टू बोन। यानी कि जब अगर दो बोन्स आपस में जुड़ेंगे तो बोन्स के जुड़ने की जगह पर क्या मौजूद होता है, लिगामेंट। जबकि वहीं पर टेंडन पाया जाता है मसल और बोन के बीच में। टेंडन में कौन से फाइबर होते हैं, कोलेजन फाइबर। जबकि लिगामेंट के अंदर कौन सा फाइबर मौजूद होगा, इलास्टिक फाइबर पाया जाएगा। अब ये टेंडन क्या काम करता है, यहाँ कोलेजन फाइबर की आवश्यकता क्यों है, लिगामेंट पर आपको क्यों चाहिए था इलास्टिक फाइबर, पर उससे पहले एक बार इसे लिखेंगे फिर मैं आपको समझाता हूं।
लिखा। समझे? तो इसको समझने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे ब्लैक टी शर्ट वाले भाई को, आओ, बॉडी बिल्डर साहब आओ, आ जाओ जल्दी। पहले एक बार क्लास में सबको अपना नाम बताओ। ऋषभ कुमार। एक बार बटन लगाओ पहले। ठीक। अब ये स्टूल है, इस स्टूल को ऐसे करके उठा लो। उठा लोगे? अब ऐसे करके खड़े हो जाओ, इधर आओ, यहाँ के आगे आओ। ठीक। अब ये हमारा पहलवान ऐसे करके खड़ा है। ठीक। अब ध्यान दो, जब इसने इसको स्टूल को उठाया है, तो स्टूल को उठाने के लिए फोर्स कहां से आया? मसल से। फोर्स कहां से आया? मसल से। ये मसल किसके बीच में है? तो देखो, एक ये जो बोन है, इस बोन का नाम है ह्यूमरस। इस बोन का नाम क्या है? ह्यूमरस। यहाँ जो बोन है, इसका नाम है रेडियस अल्ना। यहाँ दो बोन है, एक का नाम है रेडियस, एक का नाम है अल्ना। ऋषभ के अंगूठे की तरफ जो बोन है, इसका नाम रेडियस है, और छोटी उंगली की तरफ जो बोन है, इसका नाम है अल्ना। ये जो मसल है, इधर ह्यूमरस से जुड़ी, इधर किससे जुड़ी है? रेडियस अल्ना। जब इसने इसे उठाया है, तो जो फोर्स है, वो पूरा फोर्स कहां लग रहा है? इस मसल पे। ये मसल क्या कर रही है? यहां का सहारा लेके इस वाले हिस्से को ऊपर खींच रही है ना, इसे ऊपर खींच रही है। अब अगर देखो, ये जो मसल है, ये जब इधर बोन से जुड़ेगी, है ना, ये मसल इधर बोन से जुड़ेगी, क्योंकि मसल जुड़ी किससे है? स्केलेटन के साथ। किससे जुड़ी? स्केलेटन से। तो इसीलिए इस मसल को आपने क्या कहा? स्केलेटल मसल। जब ये स्केलेटल मसल बोन के साथ जुड़ी, तो यहाँ क्या है? टेंडन। क्या मौजूद है? एक टेंडन यहाँ है और एक टेंडन यहाँ है। टेंडन पे फाइबर कौन सा है? कोलेजन। कोलेजन फाइबर इलास्टिक होता है क्या? नहीं। ध्यान दो, अगर ये जगह इलास्टिक होती, अगर ये टेंडन इलास्टिक होती, तो ऋषभ बाबू यहां जैसे ही क्या कहते हैं, इस मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराया, तो ये मसल तो कॉन्ट्रैक्ट करती, पर इधर से क्या होता है? ये टेंडन लंबा हो जाता, इधर से ये टेंडन लंबा हो जाता, तो क्या हाथ ऊपर उठ पाता? नहीं। तो यहां आपको कौन सा फाइबर चाहिए था? येलो की वाइट। बोलो कौन सा फाइबर चाहिए? येलो की वाइट। कौन सा फाइबर चाहिए? वाइट। तो वाइट फाइबर क्या बना रहा है? टेंडन। किसके बीच में है? मसल और बोन के बीच में। तो ये मसल और बोन के बीच में जो है, इसको आपने क्या कहा है? टेंडन कहा। तो टेंडन कहां होता है? मसल और बोन के बीच में होता है। ठीक। अब रख दो आराम से। चलो, थैंक यू। देखिए, अब आगे अगला कौन सा आया? लिगामेंट। अगला कौन सा आया? लिगामेंट। ठीक। अपने हाथ को ऐसे करो। ठीक। हम कई बार क्या करते हैं, हाथ में जब स्ट्रेचिंग करनी होती है, तो अपन ऐसे करके करते हैं ना, या अपने को जैसे ऐसे करते हैं। जब ऐसे कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? या जैसे मान लो ये है,
एकदम आलसी वाली मुद्रा में जब करना होता है तो ऐसे भी करते हैं। जब ऐसे कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि दो बोन्स के बीच में आप खींच रहे हो ना, दो बोन्स को आप खींच रहे हैं। दो बोन्स के बीच में क्या होता है? लिगामेंट। क्या होता है? लिगामेंट। और लिगामेंट कैसा होता है? इलास्टिक। समझना, मसल मूव करती थी, बोन तो मूव नहीं करती है। तो दो बोन के बीच में आप जो स्ट्रक्चर लगाओगे वो ऐसी लगाओगे ना जिसमें थोड़ा बहुत मूवमेंट होता हो, तभी स्ट्रेचिंग पॉसिबल है, अदरवाइज स्ट्रेचिंग पॉसिबल होगी ही नहीं। तो दो बोन्स के बीच में जब लगाना है तो तुमने क्या लगाया? लिगामेंट। जिसमें फाइबर कौन सा है? येलो। कौन सा है? येलो फाइबर। जब मसल और बोन के बीच में लगाना था तो कौन सा लगाया तुमने? व्हाइट फाइबर लगाया। और इस स्ट्रक्चर को क्या कहा? टेंडन। तो टेंडन और लिगामेंट किसके एग्जाम्पल हो जाते हैं? डेंस रेगुलर के एग्जाम्पल है। कल हम बात करेंगे डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो इतनी बात अपने को समझ में आ जाती है। कहीं किसी बालक को कोई कंफ्यूजन? चलिए अब मिलते हैं अपन कल।